आपके साथ आस्था कौशिक। 2024 के लिए बीजेपी यूपी में मिशन 80 की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। दिल्ली में हारी हुई सीटों पर मंथन हो रही है। इस बैठक में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर तैयारी की समीक्षा की जा रही है। साफ है कि मैनपुरी और रायबरेली जैसे विपक्ष के गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी इस बार खास प्लान के साथ चुनावी रण में उतरने जा रही है। चौबीस के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों को धार देने में जुटी है। उधर भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी हुई सीटों की समीक्षा कर उन पर फतेह की रणनीति तैयार कर रही है। इस काम के लिए न सिर्फ स्पेशल टीम का गठन किया गया है, बल्कि फोकस है कि इस बार यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर विजय ध्वज फहराया जा सके। इस पूरी तैयारी में गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सीट के लिए अलग ही फोकस प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को मात देने की मुहिम भी तेज कर दी जाएगी। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 160 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार हो रही है। उसको लेकर लगातार बीजेपी बैठकों का दौर कर रही है, मंथन कर रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 14 सीट शामिल हैं, जिसमें खास जो भूमिका है, बीजेपी का जो खास इंपॉर्टेंस है वो मैनपुरी और रायबरेली की सीट को लेकर है। क्योंकि मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इन दोनों ही किलों को भेदने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरेंगे। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता इन संसदीय क्षेत्रों में जल्द ही प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी में इस बार मिशन 80 को लेकर कॉन्फिडेंस मजबूत नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी के नाम और उनके नेतृत्व में किए गए काम को वोट के रूप में इतना कन्वर्जन करवाने में सफल हो जाए कि जो हमारा नारा रहता है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, हम उससे भी आगे बढ़े। 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत है और विश्वास रखिए 2024 में ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब होगी। कि हमारे मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके कृतित्व के सामने, उनके विजन के सामने समाजवादी पार्टी पूरी तरह ढाई होने वाली है। घोषी का चुनाव हो या आने वाले 2024 का चुनाव, समाजवादी पार्टी का टिक नहीं है। उनका कोई व्यक्तित्व आज नहीं है, कोई योजना उनकी नहीं है। आज उनके पास गठबंधन, फिर INDI उन्होंने बना लिया और बहुत सारे लोग लग गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग अपने अपने प्रदेशों के अंदर, अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला मैं चुनाव लूं, ममता बनर्जी चाहते हैं कि बंगाल के अंदर अकेले हम रहें, लालू प्रसाद चाहते हैं और नीतीश प्रसाद चाहते हैं कि बिहार के अंदर अकेले हम रहें, अपने केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अकेले हम रहें। यानी कोई किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की इन हारी हुई 14 सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी का स्पेशल प्लान करीब करीब तैयार है। पदाधिकारियों की समीक्षा से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक गहन समीक्षा और प्रचार की रणनीति में बदलाव की तैयारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या विपक्ष को घेरना इतना आसान हो पाएगा? आपने 2014 में किले ढहते हुए देखे हैं, 2019 में किले ढहते हुए देखे हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इस बार ढह जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, चाहे रायबरेली हो चाहे मैनपुरी हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हारी सीटों पर फतेह और मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी की शासन नीति को मिल रहा समर्थन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता। बीजेपी को फायदा मिलने ही वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम करने वाले हैं और संगठन के लोगों के साथ बातचीत करके लगातार उसमें जीत का मंत्र देने वाले हैं। इसके साथ साथ इन सभी सीटों पर विस्तारक भेजे गए हैं, जमीनी हकीकत को परख रहे हैं और किस तरह से पार्टी वहां जीत हासिल कर सकती है उसको लेकर लगातार फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दे सकते हैं। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि किस तरह से अगर बीजेपी जल्दी कैंडिडेट इन सीट्स पर उतार देती है तो उससे कितना लाभ बीजेपी को मिल सकता है। तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बीजेपी मैनपुरी और रायबरेली जैसी सीट पर जल्दी कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, नटकेट 3, दिल्ली।
उधर झांसी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया है और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज नए यूपी का नया बुंदेलखंड विकास की नई राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झांसी के लोगों को 2000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लोगों को न सिर्फ विकास योजनाओं का तोहफा दिया, बल्कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर आधारित म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की जादुई हॉकी को लेकर ये संग्रहालय तैयार किया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने लक्ष्मीबाई पार्क में ही मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है और झांसी की धरती का एक सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। झांसी के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया और उत्तर प्रदेश सरकार की खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की नीति के तहत सहायता राशि भी खिलाड़ियों को सौंपी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। तो साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी जानी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भारत डायनेमिक्स की यूनिट स्थापित हो रही है। एक नोड झांसी में और एक नोड चित्रकूट में विकसित हो रहा है। तो भाइयों बहनों, इसके साथ ही 38,000 एकड़ क्षेत्रफल में नोएडा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को पहले रिलीज कर दिए हैं, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। और मैं कहूंगा अब तक बुंदेलखंड का नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भले बुंदेलखंड से प्लान कर रहा होगा, लेकिन भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे के साथ जब यहाँ पे औद्योगिक दृष्टि विकसित क्षेत्र बनेगा तो भाइयों बहनों, दुनिया कार्य करने के लिए झांसी बुंदेलखंड में आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर लगातार फोकस कर रही है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति के तहत न सिर्फ सुविधाओं में सुधार किया गया है, बल्कि खिलाड़ियों को सम्मान के साथ अच्छी इनाम राशि भी दी जा रही है। नए यूपी के खिलाड़ी अब अभाव में नहीं, बल्कि सुविधाओं के साथ अपने खेल पर फोकस करते हैं। बनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। उधर घोसी उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी हरकत में नजर आ रहा है। आज अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव को लेकर जनसभा की है। अखिलेश यादव ने पिछले कई उपचुनावों में विपक्ष के उम्मीदवार के प्रचार से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां पहुंचकर विपक्ष के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। घोसी विधान, इसे लड़ाई बड़ी है,
और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है। इसलिए पहले तो ये कुछ वोटों से रह गए थे और कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा पाए क्योंकि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर संतों की लगातार तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। चित्रकूट में पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर फटकार लगाई है और सनातन हिंदू धर्म का अर्थ भी समझाया है। पहली बात तो स्वामी प्रसाद के वाक्यों पर टिप्पणी करना भी बहुत उसे अच्छा नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतया मूर्ख, पागल और सठियाया हुआ व्यक्तित्व है। वो पराजित है राजनीति में। ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म ही सनातन वैदिक धर्म है, यह शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है। इसलिए हिंदू धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। और यदि स्वामी प्रसाद को बहुत जिज्ञासा हो तो आकर के मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और बीएसपी के नेता इमरान मसूद को पार्टी अध्यक्ष मायावती ने निष्कासित कर दिया। पार्टी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इमरान मसूद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर किया गया है। इमरान मसूद ने पिछले साल ही बीएसपी को ज्वाइन किया था, तो वहीं इमरान मसूद ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर पार्टी को मजबूत करना अनुशासनहीनता है तो मैं मानता हूं कि मैं अनुशासनहीन हूं। मैंने पश्चिमी यूपी में बीएसपी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किया है। बहन जी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूं। और मैंने बहन जी की मिशन को और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। और उसका पैमाना होता है वोट, और वोट उठा लीजिए, चाहे मेरठ में रहा हो, चाहे अलीगढ़ में रहा हो, चाहे वेस्ट यूपी के तमाम निकाय के चुनाव के अंदर जहां जहां मेरी जिम्मेदारी रही वहां वहां वोट का प्रतिशत देख लीजिएगा, वोट कितना मिला। पहले बहुजन को कितना मिला और अब बहुजन को कितना मिला। सहारनपुर में 8000 वोट बहुजन समाज पार्टी को शहर में मिले थे, और देहात के अंदर कितना मिला था आपको भी पता है। देहात में 32,000 वोट से समाजवादी पार्टी के एमएलए जीते थे, और यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और 8000 से हम लोग 1.5 लाख पर चले गए और जबरदस्ती हमें चुनाव हराया गया। अगर पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने में और पार्टी को ताकत देना अनुशासनहीनता है तो मैंने अनुशासनहीनता की है। और संभल से बड़ी खबर, एसपी सांसद बर्क ने बड़ा बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क की विपक्ष को सलाह। विपक्ष में पीएम चेहरे बनाने को लेकर कहा, अभी से नाम का ऐलान करना ठीक नहीं, वक्त से पहले चेहरा बनाने पर फूट पड़ जाएगी। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम फेस बनाने की बात कही थी, और अब शफीकुर रहमान का बयान सामने आया है कि अभी से विपक्ष को पीएम का फेस डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, वरना विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ सकती है। नहीं, देखिए, अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी